Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking this class for class 12th, chapter 4, Principles of Inheritance and Variation. Here, another maybe the first part. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animal? अब दे बेबी एलिफेंट तो बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है, किसी दूसरे वर्स को क्यों नहीं? और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट अंडर? अगर मैंगो के प्लांट से सिर्फ मैंगोज ही होते हैं, गिवन दैट दे डू, मतलब जैसे कहते हैं ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, मतलब जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वेदर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो जैसे कैट से किटन ही होगा, डॉग से पपी होगा, ह्यूमन चाइल्ड से ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन चाइल्ड ही होते हैं। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या ये आपस में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं कैरेक्टर्स में? यू मस्ट हैव वंडर्ड और हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सिमिलर टू अदर? कभी कभी कैसा होता है कि जो सिबलिंग्स यानी कि नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट बच्चे जो हैं बिल्कुल अपने मम्मी पापा की शक्ल के ही होते हैं, और समटाइम्स सिमिलर, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। सो देर आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। इसको जो करेक्टर्स होते हैं ये जो साइंटिफिकली हैं, जिससे कि हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में इन सब चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। In the branch of biology known as genetics, this subject deals with the inheritance. Inheritance means to carry from parents to offspring, as well as the variation of characters from them. मतलब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, कमिंग जनरेशन, पेरेंट से मिलती है और पेरेंट की तरह एग्जैक्ट नहीं भी होती है, वेरिएशंस भी होते हैं, उनसे मिलते जुलते भी होती है और उनसे अलग भी होती है। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। करेक्टर्स जो है पेरेंट से जो अगले जनरेशन में पास होते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यही हेरिडिटी का आधार है। वेरिएशंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशंस इन द डिग्री मतलब इनहेरिटेंस कितना हुआ है प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स से डिफर है या उनके पेरेंट्स के जैसे थे। ह्यूमंस न्यू from the as early as 8000 to 10,000 BC, one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. Humans को पहले ही इस वेरिएशन को होता है कि इसका कॉज जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। They exploited the variations that were naturally present in the wild population of the plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters, दो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्टर। मतलब ये कि जो ह्यूमन बींग्स थे सही तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी उनको इतना तो पता ही था कि जो करेक्टर्स नेचुरली प्रेजेंट हैं, जो वाइल्ड पॉपुलेशन है प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो जो करेक्टर्स उनको चाहिए अगर वो आपस में उसको इंटरब्रीड कराएं तो उनको डिजायर्ड करेक्टर यानी कि जो करेक्टर्स उनको चाहिए वो उनको मिल सकता है, या तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन यानी पालतू, या फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस, जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस हैं उनसे। वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड, जैसे साइवल काउस इन पंजाब, जैसे साइवल गाय की जो प्रजाति होती है पंजाब में। वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स को इस बारे में पता था, दो दे हैड ए वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस, लेकिन वैज्ञानिक आधार उनको सही तरीके से मालूम नहीं था। अब इसी जेनेटिक्स को या वेरिएशंस इनहेरिटेंस के लिए मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दे आर मोर एप्लीकेबल। सबसे पहले मेंडल्स लॉज जो हैं इनके थे, इसके पहले जो मेंडल्स लॉज उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, जो जीन्स का डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन्स की डिस्कवरी उसके बाद हुई है। It was during the mid 19th century that headways was made in the understanding of inheritance. मिड ऑफ द मतलब 19वीं सेंचुरी के बीच में जो है इसके बारे में हमने समझा। ग्रेगर जॉन मैंडल he conducted hybridization experiments on garden peas for 7 to 8 years and proposed the laws of inheritance in living organisms.
सबसे पहले ग्रेगर जॉन मैंडल ने हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड दो वैरायटीज को क्रॉस करके आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 8 साल तक निरंतर इनका प्रयोग किया। विद 8 years ही इज एक्सपेरिमेंटेड एंड ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, और जो उन्होंने उससे जो रिजल्ट निकाले, जो इन्वेस्टिगेट किया, मतलब जो उन्होंने खोजा, जो उन्होंने ढूंढा इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब स्टैटिक्स के रूप में एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ बड़े। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैज अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, बहुत लंबा साइज था, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, जिसमें कि उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिला जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था। उसके बाद 2000 में वही डाटा तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको ह्यूगो डे वराइस, कॉरेंस लेज और ट्रेसमार्क, ये तीन साइंटिस्ट ने उन्हीं लॉस को फिर से रिडिसाइड। मेंडल को अपने लाइफ टाइम में कोई अचीवमेंट नहीं मिला था, उनको कोई जानकारी नहीं, सिर्फ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कलेक्ट किए, डाटास दिए, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं हो पाए थे। अप्रूव्ड तब हुए जब तीन साइंटिस्ट ने 2000 में उनको फिर से रिसर्च करके वही रिजल्ट पाया। The confirmation of his inferences from his experiments on successive generation of his test plan proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantial ideas. जब उन्होंने कंफर्म किया था कि एक्सपेरिमेंट्स को क्रेडिट मिला था, जब हर तरह से उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो खरे उतरे थे इनहेरिटेंस की लॉ से। ही इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर्स इन द गार्डन, उसने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया था जो थे वो गार्डन पी प्लांट, पाइसम सटाइवन स्वीट पी, जो मटर हम खाते हैं वही प्लांट के ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल था, प्लांट बड़ा था, उसके करेक्टर्स थे, वो सेल्फ क्रॉस प्लांट था और उसमें कई अपोजिट ट्रेड्स उन्होंने अलग दिए, जैसे टॉल और ड्रॉप मतलब लंबे पेड़ और छोटा, लंबा और छोटा पेड़, दो इन्होंने लिए, कई कर दे येलो और ग्रीन सीड्स मतलब सीड्स ग्रीन या येलो कलर के, दैट अलाउड हिम टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स गवर्निंग इन है, जिससे कि उनको बेसिक फ्रेमवर्क में जो बेसिक रूल्स थे सेटअप करने के इनहेरिटेंस में, उससे उनको आसानी है। इट वाज एक्सपेंडेड लेटर बाय द साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिट, यानी कि जो जो रूल्स और जो इनहेरिटेंस करेक्टर्स मेंडल ने बताए थे वही करेक्टर्स दोबारा जो है तीन टाइनस, ह्यूगो डे वराइस, कॉरेंस लॉरेंस और ट्रेसमार्क, इन तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था 2000 में, जबकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1856 से 1863 तक, इन्होंने लगातार 8 सालों तक प्रयोग किया। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। True breeding lines in one means having one undergone continuous self pollination, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, स्टेबल ट्रेड्स इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, मतलब कई जनरेशंस तक उन्होंने, क्योंकि वो एनुअल प्लांट था तो वो उसको अच्छी तरह से कई जनरेशन तक जल्दी से उसको रिडिस्कवर कर पाए। ही सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लीफ प्लांट, उन्होंने 14 करेक्टर्स लिए और 14 में दो दो करेक्टर्स को एक साथ लिया, तो 7 पेयर्स करेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग लिए उन्होंने, एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद वन कॉन्ट्रास्टिंग टेल, एक समय में एक करेक्टर को ही उन्होंने कंसीडर किया। एंड दे वर स्मूथ, और जैसे स्मूथ या रिंकल्ड सीड, राउंडेड सीड और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, रेड एंड वाइट फ्लावर, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, इन्फ्लेटेड फुली कॉन्स्ट्रक्टेड और येलो पॉट्स, एक्सियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, टॉल या डॉफ प्लांट। तो जो करेक्टर्स उन्होंने लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जैसे हाइट लिया टॉल एंड ड्रॉफ, फ्लावर कलर लिया वॉयलेट एंड वाइट या रेड एंड वाइट, आप कुछ भी लीजिए, फ्लावर पोजीशन लिया जैसे वॉयलेट, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट लिया था तो उसमें वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल ली, पॉट शेप यानी कि जो सीड का शेप होता है, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब गोल या डिसिमिलर, पॉड कलर ग्रीन या येलो, सीड शेप राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर येलो या ग्रीन। तो ये जो 14 करेक्टर 7 ट्रेड्स के ऊपर उन्होंने कंसंट्रेट किया, उन्होंने इनहेरिटेंस वन जीन को लेके कंसीडर किया। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लिया और एक करेक्टर ने,
he collected the seeds produced a result of this cross and grew them to generate plant for the first hybrid generation. जब उन्होंने फर्स्ट फीलियल जनरेशन फर्स्ट प्रोजेनी को दिया, ही ऑब्जर्व दैट प्लांट्स वर टॉल. जब उन्होंने प्लॉट किया, जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट, ये प्लांट है, ये टॉल है, ये ड्रॉफ है, तो उन्होंने इमेस्कुलेशन के थ्रू इसके ये हटा दिए और बैगिंग के थ्रू इसके जो व्हाइट कलर्स इनको क्रॉस ब्रीड किया, ट्रांसफर किए पॉलीग्रेन्स व्हाइट कलर के वायलेट कलर से, जब मतलब एक टॉल एक ड्रॉफ लिया. फिर उन्होंने इसको सीड्स को क्रॉस करके जो सीड्स आए उसको उन्होंने ग्रो किया, तो उन्होंने देखा कि सारे टॉल हैं और सारे वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं. तब he made similar observation for the other traits found in F1, always either one of the parent. तो जब जब उन्होंने कहा तो किसी एक पेरेंट का, जैसे अगर टॉल एंड ड्रॉफ है तो F1 जनरेशन में उनको लंबे प्लांट्स मिले. अगर ये राउंड एंड ये रिंकल्ड सीड लिया तो पहले उसमें उनको सारे राउंडेड सीड मिले. येलो ग्रीन लिया तो फर्स्ट में उनको येलो सीड्स मिले. फुल कलर पॉट लिया, अगर ग्रीन और येलो है तो फर्स्ट जनरेशन, यानी एक करेक्टर एक्सप्रेस करता था हर प्लांट में पूरी तरह से. तो मेंडल देन सेल्फ क्रॉस द टॉल F1 प्लांट्स टू दिस सरप्राइज फाउंड दैट, अगर जो फर्स्ट जनरेशन से सीड्स लिए उसको उन्होंने सेल्फ क्रॉस किया, तब जो उन्होंने देखा कि अगले F2 जनरेशन में एक जनरेशन जो है 1/3 3 टॉल और एक ड्रॉफ प्लांट उनको मिला. They were dwarf 1/4 plant in F2 generation and 3/4 tall plants. तो टॉल एंड ड्रॉफ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप. जो टॉल थे वो अपने आइडेंटिकल पेरेंट की तरह थे, ड्रॉफ थे वो भी पूरा अपना, यानी कि एक करेक्टर्स दूसरे के ऊपर मिक्सिंग नहीं हुई है, हाँ भी नहीं हो, वो एज इट इज रहा. और जैसे ही उसका ट्रेट्स उसको पेयर मिला तो वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया. Similar results obtained with other traits also further studied. Only one parental trait expressed in F1 generation, while F2 stage both traits were expressed 3/1. ये देखिए, ये हम आपको बताते हैं अभी. अगर एक जस्ट प्लांट जनरेशन करेंगे, अगर हम पेरेंटल, जैसे ये देखिए टॉल प्लांट है, अगर हम पेरेंटल हमने एक टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट को हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी से. क्रॉस किया, ड्रॉफ प्लांट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी से. तो इससे जो हमारे गैमेट बनेंगे कैपिटल टी, और ड्रॉप से गैमेट्स हमारे बनेंगे स्मॉल टी. अगर ये इससे क्रॉस करेगा तो भी हमें ये गैमेट मिलेगा, ये इससे क्रॉस करेगा तो भी हमको ये गैमेट्स मिलेंगे, अगर ये इससे क्रॉस करेगा तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और अगर ये इससे भी क्रॉस करता है तो हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी. यानी कि ये शायद फर्स्ट जनरेशन में हमको सारे प्लांट्स टॉल मिले और दे आर ऑल हाइब्रिड, क्योंकि इसमें जेनेटिक ट्रेट्स देखिए दोनों थे हर प्लांट में. तो जब टॉल एंड ड्रॉफ प्लांट को लिया तो जो हमसे कॉम्बिनेशंस आए तो सारे सेल्फ क्रॉस करने पे ये सारे हमको टॉल प्लांट मिले. और उसके बाद जब हमने ये टॉल प्लांट के सीड्स को, अगर ये हमारा F1 फीलियल जनरेशन हुआ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन मिले प्लांट्स को हमने सेल्फ क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड प्लांट था और कैपिटल टी स्मॉल टी, तब इसमें हमारे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तब या तो इससे क्रॉस होगा तो ये हमें कैपिटल टी प्योर टॉल मिला, अगर ये इससे क्रॉस होगा टॉल मिलेगा लेकिन हाइब्रिड मिलेगा, अगर ये इससे क्रॉस हुआ तो भी टॉल होगा हाइब्रिड होगा, और ये इससे क्रॉस हुआ तो होगा. तो इसमें हमको जो फिनोटिपिक रेशो मिला वो मिला 3 टॉल एंड 1 ड्रॉप. और अगर जेनेटिक रेशो देखें तो एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्रॉफ यानी कि छोटा प्लांट मिला. तो ये मिला हमको F2 जनरेशन में जब हमने इसके हाइब्रिड प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस किया. तो वही यहाँ पर इन्होंने हमको बताया है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gamete. गैमेट्स के थ्रू कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो एज इट इज होते हैं वो फर्दर जनरेशन में पास होते हैं. ही कॉल्ड दीज फैक्टर्स
नाउ वी कॉल द जीन, उनको उन्होंने उस समय फैक्टर्स, क्योंकि तब जीन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो जीन्स होते हैं। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of a contrasting traits, they are known as alleles. Alleles क्या है? जो हम ये कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, ये एलेल है, ये कैपिटल टी और स्मॉल जो एल है. इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच दिन, देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेस expressed at the F1 stage for the small plant alphabet of the trait. In case of the characteristic height, T is used for the tall unit and small t for the dwarf. जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया, कैपिटल T फॉर ये टॉल के लिए लिया था हमने, और ये हमने ड्रॉफ के लिए लिया था, ड्रॉफ प्लांट के लिए लिया था, है. तो दे आर कॉल्ड एलेल्स. तो टी और टी, इनको हम एलेल्स कहते हैं. इन प्लांट्स पेयर टॉल्स एलर, कैपिटल टी प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, और स्मॉल टी प्योर ड्रॉप. तो मैंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्रॉप वेराइटी, द एलेलिक पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर हाइट दे आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस. आइडेंटिकल यानी एक से होंगे, जैसे कैपिटल टी. होमोजाइगस यानी एक से, कैपिटल टी या स्मॉल टी से. अब कैपिटल टी दे आर कॉल्ड द जीनोटाइप एंड द प्लांट वाइल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्रॉफ, मतलब जो बाहर से रेशो दिखाई देता है फिनोटाइप, जैसे ये हमने प्योर टॉल एंड ड्राफ को हमने कॉन्ट्रास्ट ये किया, तो हमको पहली जनरेशन में टॉल मिले. जब इसको हमने सेल्फ क्रॉस किया तो दूसरी जनरेशन में हमको 3 टॉल मिले और 1 ड्रॉप मिला. तो व्हेन वो फिनोटाइपिक प्लांट है, then the Mendel found phenotype of the F1 heterozygote meant different trait, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एग्जैक्टली लाइक रेप. तो इस तरह के प्लांट और इस तरह के प्लांट फिनोटिपिकली सेम थे. But he proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other. एक डोमिनेट करता है दूसरे की तरह, हैंस दे आर कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर वाइल द अदर फैक्टर. यानी कि जो करेक्टर अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है, जैसे टॉलनेस ने फर्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट किया, सारे टॉल प्लांट हुए, तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट करेक्टर. और जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, ड्रॉफनेस, इसमें करेक्टर जेनेटिक ड्रॉफनेस है लेकिन ये हिडन है, तो इस हिडन करेक्टर को हमने दिया रेसेसिव नाम. सो इन दिस केस T tallness is dominant over T dwarfness and this is recessive. So he observed identical behavior for all the other characters, state or pair. So it is convenient and logical to use the capital and lower case. तो जो कन्वीनियंट होता है, अगर हम एक ही ट्रेड के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को यूज करते हैं अल्फाबेट के लिए, एंड इट इज symbol to remember the concept of dominance and recessive. Do not use capital T for tall and D for drop. इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं टू रिमेंबर T and D are alleles for the same gene character. तो alleles can be similar as in the case of homozygotes, capital T small t, or can be dissimilar as in capital T small t. Since the capital T and small plant is heterozygous, मतलब दो अलग अलग हैं, तो फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन करेक्टर इट इज मोनोहाइब्रिड. हमने एक करेक्टर सिर्फ लेंथ कंसीडर किया है सिंगल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट द पैरेंटल ऑब्जर्वेशन रेसेसिव पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द आफ्टर. जो रेसेसिव करेक्टर था बिना किसी ब्लेंड के अगले जनरेशन में वो एज इट इज रिप्रेजेंट किया, जैसे मैंने आपको देखिए बताया था 3:1 फिनोटिपिक रेशो टॉल एंड ड्रॉप, जीनोटिपिक रेशो 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड प्लांट्स एंड 1 प्योर ड्रॉप प्लांट्स. वी गॉट इट. सेम ये एक्सप्लेनेशन आपका हियर है. ये देखिए मैं आपको पढ़ के बता दी, ब्लेंडिंग करेक्टर ब्लेंड नहीं हुए मीन्स the parental pairs separate or segregate with each other and only one allele is transmitted to it. जब gametes होते हैं तो single allele जाता है, तो segregation of alleles is a random process, so there is a 50% chances of a gamete containing either. तो 50% gametes होंगे जो कि एक करेक्ट है. So it has been verified the result crossing
The where capital T plants, they have the allele capital T. Where dwarf T, they have the gamete T. During fertilization, the two alleles, capital T, one parent through the pollen and small t from the other parent. Then the offspring egg, they are united to produce the zygote. Capital T allele and small t allele, the hybrids, capital T, small t. The character which expresses the plants, they are heterozygous, production of gametes by the parent, and the formation of the zygote F1 and F2 plant. Puneet square, ये Puneet square जो Puneet scientist ने किया, because it was developed by a British geneticist Reynold C. Puneet. So it is a graphical representation to calculate probability of all possible genotypes of the offsprings in a genetic cross. Possible gametes are written in two sides, usually at the top row left column. All combinations are processed in the boxes. ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट्स बने, ये कैपिटल टी स्मॉल। जब हम प्योर टॉल तो प्योर टी स्मॉल टी, ये दोनों जब यूनाइट होंगे, आया तो इससे ये यूनाइट होगा, ये यूनाइट होगा, ये होगा, ये होगा, तो प्योर हाइब्रिड प्लांट। इससे यूनाइट होगा ये, तो ये हाइब्रिड है, ये होगा तो सारे हमें टॉल मिले। जब हमने इसमें तो गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड लिया, तो जो कैपिटल टी हाइब्रिड प्लांट, कैपिटल टी हाइब्रिड प्लांट, इसमें कैपिटल टी ये प्योर टॉल प्लांट, यहाँ पर कैपिटल टी ये स्मॉल टी और कैपिटल टी ये हाइब्रिड, तो ये दोनों हाइब्रिड हुए, ये प्योर टॉल ड्रॉप। तो फिनोटाइपिक रेशो 3:1 यानी कि 3 टॉल प्लांट। लेकिन अगर जेनेटिक देखेंगे तो एक हमको प्योर टॉल, दो हमें हाइब्रिड मिले, एक हमको शॉर्ट प्लांट मिला। So that is what called in Puneet's square. 50% to pollinate X from the genotype Z. Also pollen gain genotype 50% chance of filling. That is what all called. यही हम Puneet square. That is what called monohybrid cross. From the Puneet square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization led to capital T, 1/4 capital T, half led to the capital T and small t, and 1/4 to small t and small t. Though the F1 have genotype capital T and small t, but the phenotypic character seen is tall. And at F2, 3/4 of the plants are tall, whereas some of the capital T, while others are capital T, small t. Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and capital T, small t. Hence, within the genotypic pair capital T, small t, only one character capital T tall is expressed. So hence the character capital T is said to be dominate over the other allele small t, that is dwarf. So due to the dominance of one character over the other, that all the F1 are tall, though one genotype capital T small t, and in F2 generation 3/4 of the plants are tall, though genotypically capital T small t half, and 1/4 is capital T. This leads to a phenotypic ratio of 3/4 tall, 1/4 pure tall, half this hybrid tall, and half pure dwarf. This but the genotypic ratio is 1:2:1, यानी एक प्योर टॉल, दो हाइब्रिड और एक प्योर डॉग, तो 1/4 2:1/4। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैथमेटिकल कंसिडरेशन बाइनोमियल एक्सचेंज, जैसे ax प्लस by स्क्वायर हाफ टी प्लस हाफ टी है, कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टी है। तो मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट्स, मतलब इसमें क्या हुआ, जब मेंडल ने कहा, जब देखिए फर्स्ट जनरेशन में प्योर टॉल प्योर डाफ, इसमें गैमेट्स हमारे ये बने, तो इसमें सारे हमको हाइब्रिड प्लांट्स मिले। दीज प्लांट्स दे आर नोन एज हाइब्रिड्स, जो कि फिनोटिपिकली टॉल थे, जीनोटिपिकली ये हाइब्रिड थे, क्योंकि इसमें ड्रॉफनेस का करेक्टर। जब इनको हमने सेल्फ कॉज कराया F2 जनरेशन में, तब इसमें जो गैमेट्स मिले, ये हमको ये हाफ मिला, ये प्योर टॉल, ये ड्रॉफ, ये टॉल और ये डाउन, मीन 1:2, ये प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्रॉफ। अब इसमें से हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्योर टॉल है और कौन सा हाइब्रिड है? ये तो सारे प्लांट, तो इन्हीं में से हमने दो प्लांट्स लिए, इन्हीं में से प्योर टॉल मतलब कोई भी लिया हमने। जब कोई भी दो टॉल लेंगे तो एक तो हाइब्रिड होगा और एक प्योर टॉल होगा। तो इस हाइब्रिड टॉल को जैसे देखिए ये हमने लिया, मान लीजिए अगर ये प्योर टॉल है
तो इसमें हमको कैपिटल टी मिलेगा और ये स्मॉल टी होगा। और अगर हाइब्रिड टॉल होगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और जो ये हाइब्रिड है, ये जो हमारा स्मॉल है, तो ये तो हमें ये ड्रॉफ ही मिलेगा। तो अगर कैपिटल टी है तो उसमें अगर प्योर ड्रॉफ है, स्मॉल ड्रॉफ से करेंगे तो हमको अगली जनरेशन में सारे टॉल प्लांट ही मिलेंगे, क्योंकि गैमेट्स बने कैपिटल टी या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मीन्स वाइट एंड टॉयलेट, वाइट एंड वॉयलेट कलर फ्लावर्स हो गए, वो तो एक ही चीज, एक ही कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट। अब जब अगर हाइब्रिड है तो हाइब्रिड की कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे, 2 हाइब्रिड टॉल मिलेंगे और 2 ड्रॉफ मिलेंगे, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो ये हाइब्रिड टॉल हो गए। और ये स्मॉल डब्ल्यू ये वाइट। तो इससे ये पता लगा है कि ये प्लांट जब ये रिजल्ट देगा इसका मतलब ये हाइब्रिड प्लांट है, और जब सारे टॉल है इसका मतलब ये प्योर टॉल प्लांट है। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। सेम इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। When Mendel self-pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants F3 and F4 generation, he concluded that genotype of dwarfs are homozygous, that is small t. What do you think? And he would had a self-pollinated tall F2 plant. From the preceding paragraph, it is clear that genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait. It is not possible to know the genotypic composition, मतलब कैपिटल टी या कैपिटल टी स्वयं, तो फिर बाहर से देखे तो इसको पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये क्या है। So for example, when a tall plant from F2 has taken capital T or capital T small t cannot be predicted. So to determine the genotype of a tall plant F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant, that is called test cross. इसी को कहते हैं। In a typical test cross organism, P plants showing the dominant phenotype and whom genotype to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. So progenies of such cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. 4.5 shows the result of essay using the Punnett square. यही जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ले लिया ये है प्योर टॉल, ये है प्योर। अगर ये प्योर टॉल है तो इसमें गैमेट्स उससे बढ़ेंगे, और अगर इस प्योर टॉल को इससे होमोजाइगस रिसेसिव से डाइवर्स कराएंगे, अगर ये प्योर टॉल होगा तो सारे टॉल होंगे, अगर ये हाइब्रिड टॉल होगा तो आधे टॉल होंगे आधे ड्रॉफ होंगे। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट his understanding of inheritance monohybrid cross. The rule is called principle or law of inheritance. First, law of dominance, and second, law of segregation. Law of dominance कैसे? Characters are controlled by the discrete units called the factors. Characters जो है ये factors से denote होते हैं, and factors occurs in pair. जो factors जो आपके genetic हैं ये pairs में होते हैं. In a dissimilar pair of the factor, one member of the pair dominates and other recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross, and in the F1 generation expresses both. But in F2, it explains the proportion 3:1 obtained at the F1 generation. ये आप देखिए कि जब F1 जनरेशन में अगर हम प्योर टॉल प्योर हाइब्रिड प्लांट लेते हैं तो F1 जनरेशन में हमको सारे टॉल प्लांट मिलते हैं। ये मीन्स टॉलनेस इज द डोमिनेंट, लेकिन करेक्टर हमेशा पेयर्स में थे। अगर इस फर्स्ट जनरेशन में जो सारे टॉल प्लांट इनको हम सेल्फ क्रॉस करेंगे तो अगले जनरेशन में हमको 3 तरह के प्लांट्स, 3 प्योर टॉल और 1 प्योर ड्रॉफ प्लांट मिलता है। अब इसको अगर हम सेल्फ टेस्ट क्रॉस किसी भी एक प्लांट को लेके करते हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, तो जो करेक्टर्स हमको जब है कि दे स्टार्ट सेग्रीगेटिंग, ये करेक्टर्स जैसे ही अपने में मिलते हैं तो ये अपने आप को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी करेक्टर किसी को ओवर डोमिनेट नहीं करता, जैसे प्योर टॉल, जैसे हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्रॉ। दिस शोज दैट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दूसरा है।
This law is based on the fact that the alleles do not show any blending, यानी characters की mixing नहीं होती है, and that both the characters recovered as such in F2 generation, though one of this is not seen at the F1. मतलब F1 जनरेशन में जो करेक्टर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था, F2 जनरेशन में वही करेक्टर पूरी तरह अपने पेरेंट की तरह से उभर कर सामने आता है. पेरेंट्स कंटेन 2 alleles during gamete formation. The factors or alleles of the pair segregate from each other so that genetic receives only one of the two factors. Of course, homozygous parent produces all gametes that are similar, while heterozygous produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. जैसे देखिए, ये होमोजाइगस है, तो ये दोनों जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ये एक ही तरह के करते हैं, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, तो ये जो गैमेट्स बनेंगे ये दो तरह के. तो जैसे ही गैमेट्स यूनाइन करें, तो करेक्टर विच अपीयर्स इन द F1 जनरेशन, इट इज नोन एज द डोमिनेंट. जो करेक्टर पहली जनरेशन में डोमिनेंट शो ऑफ करता है उसको हम डोमिनेंट करेक्टर करते हैं, और जो करेक्टर सेकंड जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है उसको हम रेसेसिव करेक्टर, जो डज नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. तो जब सेकंड जनरेशन में देखते हैं तो ये ड्रॉफनेस का करेक्टर जैसे ही उसके सिमिलर एलर्स आपस में कंबाइन हुए, एज इट इज कोई करेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई, और वो करेक्टर्स एज इट इज अपने आप में दूसरी जनरेशन. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एलएल विद इक्वल प्रपोर्शन. अब इसमें आता है कभी कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि करेक्टर्स पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होते. व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट, अदर करेक्टर्स को लेके जाए, it was found that sometimes F1 had phenotype that did not resemble either of the two parents as was in between two. मतलब हमने दो करेक्टर्स को लिया तो क्या हुआ, जैसे हमने व्हाइट कलर फ्लावर और रेड फ्लावर, इनको हमने वापस में हाइब्रिड करवाया, तो जो फर्स्ट जनरेशन में हमको मिले प्लांट्स, वो हमें ना तो रेड मिले ना व्हाइट मिले, बल्कि वो हमको मिले कौन से, पिंक, यानी रेड और व्हाइट का मिक्सचर, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मतलब रेड कलर पूरा नहीं डोमिनेट हुआ, थोड़ा डोमिनेट हुआ और थोड़ा मिक्सिंग कैरेक्टर्स के हुए, तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम कहते हैं. Sometimes F1 had phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. मतलब दोनों पेरेंट ना तो ये व्हाइट है ना रेड है, इन दोनों के बीच का है, इन बिटवीन द टू, दैट इज द ऑल पिंक फ्लावर्स. ये हाइब्रिड है, लेकिन जब हम इसको, इस पिंक फ्लावर को हमने सेकेंड जनरेशन में जब हमने इसको ब्लेंड किया, तो इसके जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल, ये हाइब्रिड था. तब अगली जनरेशन में देखा, जो प्योर टॉल है वो प्योर रेड हुआ, ये प्योर व्हाइट हुआ, और ये पिंक. तो हमको 1:2:1, तो रेड फ्लावर मिले, पिंक मिले और व्हाइट मिले, हमें 3 कलर के फ्लावर्स मिले. तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. तो जेनेटिकली मतलब जो फिनोटाइपिक रेशियो देख करके उसको हम जीनोटाइपिक रेशियो भी पता करें. तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट है फर्स्ट जनरेशन, ना ही रेड पूरा डोमिनेंट है ना ही व्हाइट, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस. The inheritance of flower color in the dog flower, that is snapdragon, good example to understand incomplete. If between true breeding red flowered and true breeding white flower plants, that is white flower smaller, red flower hybrid capital R smaller was pink. When F2 was self pollinated in F2 generation, ये जब फ्लावर जो F2 बना कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड, इसको सेल्फ क्रॉस कराया सेकेंड जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है. It resulted in the ratio 1 pure red, 2 pink and 1 white. Hence the xenotypic ratio were exactly as you could expect in Mendelian monohybrid, जैसा कि मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पहले पढ़ा. But the phenotypic ratio has changed from 3:1 dominant. Recessive ratio, what happened was that capital R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and smaller white. इसमें जो रेड कलर जो डोमिनेंस होना चाहिए नहीं हुआ, ना ही रेड हुआ ना ही व्हाइट हुआ, बल्कि इसमें ब्लेंडिंग करेक्टर की हुई, रेड और व्हाइट ब्लेंड होकर के इसमें जो हुआ वो
पिंक फ्लावर आया. तो एक्सप्लेनेशन, व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस means why are some alleles dominant and some recessive. To tackle these questions we must understand what a gene does. मतलब जीन क्या करता है. Every gene, as you know, contains the information to expresses a particular trait. हर जीन में एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है. इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज ए पेयर ऑफ एल. दो पेयर्स होते हैं, जैसे कैपिटल आर, स्मॉलर copies. There are 2 copies of each gene as a pair of alleles, and these 2 alleles need not always be identical. ये दोनों है आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, अलग अलग भी. As in heterozygote, one of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will study later, which modifies the information of the particular allele contained. The mutations जो कि आप आगे पढ़ेंगे, sudden change in the heredital change, उनको mutations कहते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग द एंजाइम. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो कि एंजाइम. देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन. द 2 एलिलिक फॉर्म assume as in more normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of substrate. The radically modified could result जैसे normal less efficient enzyme, non-functional enzyme, no enzyme at all. मतलब normal या less efficient, non-functional enzyme या not having enzyme at all. 3 कैरेक्टर्स है. अब इन 3 कैरेक्टर्स को क्या करेंगे. In the first case, modified allele is equivalent to the unmodified. पहले में जो modified और unmodified alleles बराबर हैं, it will produce the same phenotype trait, result in the transformation of substrate as substrate यानी कि sugar. Such equivalent alleles pairs are very common. जो बराबर दोनों एक ही ट्रेट के हैं, ये तो वेरी कॉमन होते हैं. बट इफ द एलएल प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो, the phenotype may be affected. Phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele. The unmodified means functioning, and which represent the original phenotype is the dominant allele. Modified allele generally the recessive allele. जो modified है, recessive है. Example above the recessive allele due to the non-functional enzyme because no enzyme. यानी कि इसमें 3 नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम हुआ, एक में नॉन फंक्शनल एंजाइम हुआ, या एंजाइम है ही नहीं. मतलब एंजाइम है, नॉर्मल है या लेस है. दूसरे में एंजाइम है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है. और तीसरी कंडीशन जिसमें कि एंजाइम है ही नहीं. तो वही जब 3 कंडीशंस आती हैं, वाइट है, रेड है या पिंक है, तो विच इज फंक्शनल. तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं कोडोमिनेंस से. Till now we are discussing the clauses where the F1 resembled either of the 2 parents. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से F1 either of the 2 parent dominance or was in between incomplete dominance. But in the case of codominance, F1 generation resembles both parents. A good example is different types of red blood cells that determines ABO blood group in human. हमारे ह्यूमन बींग्स में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. ABO ब्लड ग्रुप्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. जो ब्लड है वो जीन आई से कंट्रोल होता है. अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड मेम्ब्रेन जो होती है, आरबीसीज, दे हैव शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. Gene I, it has 3 alleles, IA, IB and small I. अब इसमें alleles IA and IB, they produce slightly different from form of the sugar, while allele I does not produce any sugar. इसमें ये अलग अलग फॉर्म की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि I जो एलेल है कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है. बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड, हम लोग डिप्लॉयड है ह्यूमन्स, तो ईच पर्सन possess any 2 of the 3 आई जीन एलेल. इन 3 में से हर उसमें कोई भी 2 प्रेजेंट होते हैं एलेल, या तो आई ए होगा या आई बी होगा या स्मॉल आई होगा, है. तो ईच possess 2 of the 3, either IA, IIB, they are completely dominant over IN. IA, IB जो है डोमिनेंट है, I जो है स्मॉल I है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है. मीन्स अगर IA और IE है तो only IA expresses because I does not produce any sugar. अगर IB और I है then
आई बी एक्सप्रेसेस, क्योंकि आई में कोई शुगर नहीं है. वन आई ए और आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर आई दोनों है तो बोथ एक्सप्रेसेस, देन बोथ टाइप ऑफ शुगर्स आर देयर बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस. को मतलब साथ में डोमिनेट है. Hence, red blood cells have both A and B types of sugar. And since there are different alleles, there are six different combinations of three alleles, and they are possible, and therefore total six different types of human ABO systems are produced. अब देखिए एल ए, मगर आई ए है तो दो आई ए तो ब्लड टाइप्स ऑफ स्विंग ए होगा. अगर आई बी है तो आई बी दोनों होंगे जीनोटाइप, ए बी डोमिनेंट होगा. अगर आई स्मॉल आई है, आई स्मॉल आई है तो ये रेसिस्टिव होगा, ए डोमिनेंट करेक्ट होगा. अगर आई बी है, आई ए है, यहाँ पर आई बी और आई बी तो ए बी डोमिनेंट होगा. अगर आई बी है तो आई बी तो बी डोमिनेंट होगा. अगर आई है दोनों का है तो आई हुआ तो बी डोमिनेंट होगा. अगर दोनों में आई है, स्मॉल आई है, देन सो दीज आर द ब्लड ग्रुप्स यू आर आल्सो हैविंग. तो इससे पता चलता है को डोमिनेंस. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि पूरा डोमिनेंट नहीं है, करेक्टर्स की ब्लेंडिंग हुई है यहाँ पर. अब इसी तरह से डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग provides a good example of multiple alleles. Here you can see that there are more than 3 alleles governing the same character. Since individuals only 2 alleles can be present, 3 alleles है लेकिन इंडिविजुअल में 2 ही प्रेजेंट है, तो मल्टीपल alleles कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. तो जब हम पॉपुलेशन को स्टडीज ज़्यादा करते हैं तब जो है इसके मल्टीपल alleles के बारे में और ज़्यादा जानकारी हो सकती है. Occasionally, a single gene producers may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by BB homozygous, and therefore large starch gains are produced. In contrast, small b homozygous, they have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch gains. After maturation of the seeds, BB seeds are round and small b seeds they are wrinkled, क्योंकि स्टार्च फॉर्मेशन कम होता है. Heterozygotes they produce round seeds because so B seems to be dominant allele. But if the starch grains produced are intermediate size, मतलब बीच का साइज है तो कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स होंगे. सो इफ द स्टार्च गेन साइज इज कन्फर्ड एज द फिनोटाइप, then from the single the allele show incomplete dominance. अगर स्टार्च गेन कंडीज फिनोटाइप तो सिंगल एलेल तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information. But ये कोई dominance characters नहीं, it depends as much as on the gene production of a particular phenotype from their product, and it does not particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype influenced by the sum gene. अब इसी में अगर सम जीन को अगर हम एक करेक्टर मिलते हैं, अगर एक की जगह हम 2 करेक्टर्स को कंसीडर करें तो दिस थिंग्स एंड दिस आर डिफरेंट. Now the inheritance of 2 genes. Mendel also worked with crossed pea plants that differed in 2 characters. मेंडल्स ने उसके ऊपर जो कि 2 करेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट. अभी तक हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल करेक्टर्स को कंसंट्रेट है. अब हमने यहाँ पर 2 जीन्स को 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे. As seen in the crop pea plant that has seeds with yellow color and round shade, means color and shape, yellow and round shade, and had this another one seeds of green color and wrinkled shape. येलो एंड राउंड, जैसे ये आप देखिए येलो एंड राउंड, और दूसरा ये देखिए हमने किया है ग्रीन एंड रिंकल्ड. 2 तरह के हमने 2 कैरेक्टर्स कंसीडर किए. Mendel found that the seeds resulting from this crossing of the parent had yellow colored and round shaped seeds. यानी कि जब हमने इसको क्रॉस किया तो फर्स्ट जनरेशन में हमको सिर्फ येलो और राउंड सीडेड प्लांट मिले. इसका मतलब येलो और राउंड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. Mendel has found that the seeds resulting from the causing parent had yellow colored and round seeded. So here you can tell with the characters that in the pairs yellow green colored and round wrinkled shape was dominant. जब येलो ग्रीन और ग्रीन एंड राउंड येलो
और ग्रीन कलर, राउंड और रिंकल्ड। इसमें येलो एंड राउंड इज द डोमिनेंट फीचर, green and wrinkled is the recessive feature. Yellow color was dominant over green and round shape is dominant over wrinkled. यानी कि wrinkled के ऊपर round shape dominant था और green के ऊपर yellow dominant था. Now these results were identical to that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants between round and wrinkled green. जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, जब उसने देखा कि जब हम एक प्लांट लेते हैं येलो एंड राउंड सीडेड का और ग्रीन और रिंकल सीड का सिंपल सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में हमको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सारे मिले हैं येलो एंड राउंड सीडेड. तो लेट अस द जीनोटाइप सिंबल Y फॉर डोमिनेंट येलो कलर एंड स्मॉल y रेसिसिव फॉर द ग्रीन कलर. हम कैपिटल Y को डोमिनेंट येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल y को ग्रीन कलर से. इसी तरह कैपिटल R फॉर राउंड शेप के लिए और स्मॉल r रिंकल्ड शेप के लिए. तो जीनोटाइप फॉर द टू प्लांट्स कैन बी रिटन एज RRYY and small y, yellow and round and green and wrinkled. So the cross between the two plants can be written in the figure showing the genotype of the parents plants, the gametes capital R capital Y या small r small y, दो तरह के gametes बनेंगे. When they unite on fertilization, then they produce in the F1 hybrid capital R capital Y small y. तो जब ये होंगे तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y ये होंगे. व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिड्स द F1 प्लांट, उसके बाद सेम जब उसने जो प्लांट हमको F1 जनरेशन में लेते उनका सेल्फ क्रॉस कराया second generation, then 3/4 of the F2 plants they are yellow and seeded, 1/4 had the green, yellow and green color segregated in 3:1. तो उसमें इनको हमें चार तरह के प्लांट, राउंड एंड रिंकल्ड शीट शेप ऑल्सो सेग्रीगेटेड इन 3:1, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता, मतलब दो कैरेक्टर्स थे. तो इसमें जब हमने एक कैरेक्टर कंसीडर किया था तो हमें दो तरह के प्लांट्स मिले, जब हमने एक कैरेक्टर को कंसीडर किया तो हमें दो तरह के प्लांट मिले, और जब हमने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया तो हमें चार तरह के प्लांट मिले. देखिए हमने पहले कंसीडर किया, ये देखिए F1 राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स, रिंकल्ड एंड ग्रीन. रिंकल्ड को हम स्मॉल r से, ग्रीन को हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड को कैपिटल R से. इसमें जो गैमेट्स बनेंगे RY बनेगा, इसके जो गैमेट्स होंगे वो स्मॉल r स्मॉल y. जब इनको गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमको प्लांट मिला वो राउंड एंड येलो, एंड उसका जेनेटिक रेशो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. अब जब हम F2 जनरेशन प्लांट को सेल्फ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल R कैपिटल, तो इसमें हमको चार तरह के सीड्स मिलेंगे, या तो कैपिटल R कैपिटल Y, या स्मॉल r कैपिटल Y, या तो कैपिटल R स्मॉल y, या स्मॉल r स्मॉल y. चार तरह के गैमेट्स मिले, कैपिटल R Y में गैमेट मिलेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, या स्मॉल r कैपिटल Y होगा, या कैपिटल R स्मॉल y होगा, या स्मॉल r स्मॉल y. ये चार. तो ये गैमेट्स हमको मेल और फीमेल दोनों तरफ से हमको रिप्रेजेंट सेम गैमेट्स मिले. तब इसके बाद जो F2 जनरेशन हमको प्लांट मिलेंगे, ये कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, मतलब इन दोनों को कंसीडर करके ये प्लांट आएगा, तो ये प्लांट इसको करके मिलेगा. ये और ये कैरेक्टर कैपिटल R स्मॉल है, तो ये इसमें हमको मिलेंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल है. इस तरह से हमने चार्ट टेबल तैयार कर लिया. तब इसमें जो हमको प्लांट्स मिले वो हमें जो फिनोटाइपिक रेशो मिला वो हमें चार तरह का, राउंड एंड येलो 9 प्लांट्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें राउंड और ग्रीन. राउंड और ग्रीन हमको कितने मिले? 3 मिले, 1 2 3. रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड एंड येलो हमें कितने मिले? 1 2 3. और रिंकल्ड और ग्रीन हमें कितना मिला? एक. स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर. चूंकि हमने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया तो हमें यहाँ पे चार तरह के प्लांट मिले सेग्रीगेटेड. अब इस फिनोमेनन को स्टडी करने के लिए आप देखिए,
इसका ही मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अश्योरेंस, यानी कोई भी करेक्टर किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। सारे करेक्टर्स को जैसे ही हमको कंट्रास्टिंग पेयर एरर्स मिलेंगे वो अपने आप में इंडिपेंडेंट अपने आप को उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इन द डायहेब्रिड क्रॉस फिगर 4.7 phenotypes round and yellow wrinkled, round yellow wrinkled, round green and wrinkled. Green appeared in the ratio of 9:3:3:1. Such ratio observed for several pairs of characters in the Vinay. इस तरह का रेशो और भी करेक्टर्स मंडल नहीं है, सभी में उसको यही रेशो मिला। तो रेशो 9:3:3:1, it can be derived the conservation by 3 yellow 1 green, 3 round 1 wrinkled. So this derivation can be written round 3, wrinkled 1, yellow 3, 1 green, तो total round 9, yellow 9 plants round and yellow, 3 yellow wrinkled, ये आपको मिले हैं 9 plants round and yellow, 3 wrinkled and yellow, 3 round and green, 1 wrinkled and green. तो ये हमको 9:3 है। तो based upon such observation is a dihybrid process between plants defining the two traits. Mendel proposed a second set of generalizations that we call Mendel's law of independent assortment. ये हमारा थर्ड लॉ हो जाता है Mendel's law of independent assortment. इसको हम देखते हैं। The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. जिसमें देखें कि जब हम देखते हैं कि कंबाइंड हाइब्रिड में सेग्रीगेट अपने आप में एक दूसरे से अदर सेग्रीगेट हो जाते हैं करेक्टर्स और अपने आप को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जैसा कि वो था, कोई ब्लेंडिंग कोई मिक्सिंग करेक्टर्स की नहीं होती है। Puneet's square can effectively used to understand the independent segregation of the two pairs of the genes during meiosis. जब meiosis के थ्रू गैमेट्स बनते हैं तो इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स और पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लांट, these are yellow and round. If we consider segregation of one pair of the genes capital I and small r, 50% of the gametes have gene capital R, 50% they have a small r. Now besides each gametes they having either capital R or small r, it should also have allele capital Y or small y. So important thing to remember here that segregation of 50% capital R and 50% small r, so they are independent from the segregation of 50%. इसी तरह Y 50% small y 50%. Therefore, 50% of the small or bearing gametes they have capital Y and other 50% they have small y. तो इसी तरह से जब 50%, तो जो 50% capital R bearing gametes they have capital Y and the other 50% they have small y. So there are, जब एक कैपिटल 50% वो भी 50% होगा, then 4 genotypes of the gamete, 4 types of pollen grains are produced in the eggs. So 4 types, या तो कैपिटल R कैपिटल Y होगा, या कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा, या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा या स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ईच विल हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% or 1/4 of the total gametes produced. So when we write down the 4 types of the eggs and pollens on the two sides of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes that gives rise to the F2. जब F2 जनरेशन में हमारे प्लांट्स होते हैं, जब 16 स्क्वायर में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप फिनोटाइप्स होते हैं, they can be normally given. Can you use the Punnett square data working on the genotype ratio 3:1:1, genotype F2, genotype 1? जैसे ये आपने देखा ये Punnett square, जैसे इसी तरह ये डाटा हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया, ये हमारा F1 जनरेशन है। जब हम F2 जनरेशन में आएंगे तो इसमें हमको गैमेट्स जो दिखाई देंगे ये मिलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसी के कॉम्बिनेशन से जो रेशो बनेंगे 9 हमको राउंड एंड एरो 9:3:3:1, यानी हर करेक्टर जैसे ही उसको गैमेट्स पेयर मिलता वो अपने आप को वैसा ही रिप्रेजेंट करता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्रोमोसोमल थ्योरी जो है इनहेरिटेंस के इसके लिए क्या मदद करती है? According to Mendel published his work on inheritance characters in 1865 for several years, but it remains unrecognized. ये बिल्कुल 1900 तक जो है unrecognized है. Firstly,
कम्युनिकेशंस वाज, उस समय कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे एज इट इज नाउ. इन दोज डेज हिज वर्क्स कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, वो पूरी तरह से पब्लिश नहीं हो पाया था. सेकेंडली कंसेप्ट ऑफ जीन्स, जीन्स का इंट्रोडक्शन, ये जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. जीन फैक्टर के बारे में भी लोगों को क्लियरली पता नहीं था. मैंडल्स वाज एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, यानी कि जो यूनिट जिनको ट्रेड जो फैक्टर्स कहलाए थे एक्सप्रेशन के लिए, एंड द पेयर ऑफ द एलर्स विच आर नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, मतलब मिक्सिंग नहीं हुई थी जिनकी जो आपस में वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन. उस समय जो उनके विरोधी खड़े हुए थे तो उन्होंने उनकी इस एक्सप्लेनेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था. कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन द, वो कहते हैं वेरिएशन नेचर में होता है उसकी वजह से ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है. But Mendel's approach was using mathematics to explain biological phenomena was totally new. जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मेंडल ने दिया था वो पूरी तरह से नहीं था और अनएक्सेप्टेबल था टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट इन दैट टाइम. बट फाइनली मेंडल्स वर्क सजेस्टेड फैक्टर्स जीन वाज डिस्क्रीट यूनिट, वो जो यूनिट्स थे वो जीन्स थे. बट इट कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, वो इसको प्रूव नहीं कर पाए थे क्योंकि जीन्स के बारे में नहीं पता था उस वक्त. और दे कैन से दैट दे वर मेड अप ऑफ. 1900 में फिर 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवराइस, कॉरेंस और वन ट्रेशमार्क, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of character. उसके बाद इन 3 साइंटिस्टों ने फिर से उसी को स्टडी किया और वो उसी रिजल्ट पर पहुंचे जो लॉज मैंडल्स ने दिए. एंड ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी वर टेकिंग प्लेस, इसी बीच मतलब एडवांसमेंट हो चुका था माइक्रोस्कोपी का, मतलब माइक्रोस्कोप डेवलप होता है, जीन्स के बारे में लोगों को पता चला और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो चुके थे. दे वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को हम केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे थे. दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड इन डबल टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, कि न्यूक्लियाई में जो होता है सेल डिवीजन होता है बिफोर, जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो जीन्स और क्रोमोसोम्स डिवाइड है. एंड दे वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जो कि इनकी कलर्ड बॉडीज थे. दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, जो कि जब इसको स्टेन करके उसमें स्टेनिंग पार्ट से उसको क्लियरली दिखाई पड़ते थे. बाय 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, मतलब मियोसिस के बारे में हमने डिस्कवर किया. वॉल्टर एंड शटन, थियोडर एंड बोवरी, दे नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, मतलब क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर पैरेलल यानी साथ साथ चलता. एंड दे यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट, और उन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को Mendel's laws को explain नहीं किया. Recall that you have studied the behavior of the chromosomes during mitosis, मतलब equational division, meiosis that is reduction division, number of chromosomes becomes half by form to form the gamete. Gamete formation के लिए जो number of chromosomes half होते हैं तभी तो gamete बनेंगे, दोनों मिल करके फिर वो dual gamete 2x number of chromosomes होता है. So the important thing to remember that the chromosomes as well as genes they occur in pairs. क्या था, जीन्स और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में है. एंड 2 एलेल्स ऑफ जीन्स पेयर दे लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ द क्रोमोसोम. तो जो लोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस साइट पे, जैसे देखिए ये गैमेट बना, तो ये गैमेट जब ये हुआ तब ये ग्रोथ करके अपना पेयर खुद बना लेते हैं दोनों. अब इस पेयर में एनाफेस में ये इन्होंने पेयर बनाया. जब ये ग्रोथ हुए, जब सेकेंड मियोसिस हुए तो ये पेयर जो यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ से ये सेपरेट जीन्स बने. अब जब जर्म सेल्स बने तो ये देखिए सेपरेट हो गए, तो ये अपना पेयर बना करके पूरा सेपरेट हुए. तो द मियोसिस एंड द जर्म सेल फॉर्मेशन ऑफ द सेल 4 क्रोमोसोम, यू कैन सी होमोलोगस एग्रीगेट विद जर्म सेल्स आर फॉर्म. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं सेल फॉर्मेशन में ये पूरा सा सेपरेट हो जाते हैं. और यही सेमिनर अकर्स इन द पेयर, जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ओनली one each pair chromosome is transmitted to gamete. Segregate of gametes formation and only one of each pair is transmitted to. जो gametes separate form होते हैं वो उसमें एक जो होता है वो gamete में ट्रांसफर होता है. The independent parts segregate independently. जो independent part होते हैं वो अपने रूप से अलग से पूरे उसी तरह segregate होते हैं. One pair segregates independently on other pair. एक पेयर जो सेग्रीगेट होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो प्योरली अपने आप में सेग्रीगेट होता है. क्या जैसे ड्यूरिंग एनाफेज एंड मियोसिस 1 द 2 क्रोमोसोम्स पेयर्स दे कैन अलाइन ऑफ द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली. मेटाफेज में ये सेंटर में एग्रीगेट होते हैं,
तब इसमें क्या होता है, the compare the chromosomes of 4 different colors, they left right column, and in the left column orange and green is segregating each other, but the right of the column positively arranged chromosomes segregating with red chromosome. जैसे पॉसिबिलिटी ये देखिए क्रोमोसोम पेयर्स में है, अब इस क्रोमोसोम पेयर्स में ये देखिए पेयर्स हैं, ये पेयर्स ये देखिए सेपरेट हुए मेटाफेज से एनामेस में, ये अगर सेग्रीगेट होकर के तब ये इंडिपेंडेंटली सेकेंड फेज क्रोमोसोम है। इसी तरह से मियोसिस फर्स्ट पेयर में सेम है, वन लॉन्ग अरेंज शॉर्ट क्रोमोसोम्स लॉन्ग येलो एंड अदर। अब इसमें देखिए ये क्रोमोसोम्स रेड के साथ सेपरेट हुआ, ये इसके साथ सेपरेट हुआ, जब ये सेपरेट हुए तो ये अलग अलग पेयर्स बनाए हैं बर्जस में सेपरेगेशन। अब ये जब जर्म सेल्स में तो ये अलग करें, कलेक्टर्स ब्लेंड नहीं होते हैं, कंबाइन होते हैं, they independent assortment, this so that how the characters segregate from each other. So Sutton or Bovary, they also argued that the pairing of the separation of the pair of chromosome that led to segregation of a pair of factors they carried, और इन्हीं chromosomes के ऊपर genes located होते हैं जो हर characters को carry करते हैं. Certain units, the knowledge of chromosome segregation with Mendelian principles are called it chromosomal theory of inheritance. Following this synthesis of the idea, experimental verification, chromosomal theory inheritance जो है ये थॉमस मॉर्गन ने और उनके कलीग्स ने सर्च किया, डिस्कवरिंग बेसिस ऑफ द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मॉर्गन ने वर्कआउट किया था टाइनी जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टराइज थी, तो विच वर फाउंड very suitable for such study. उन्होंने कहा they can be grown on the simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in 2 weeks. So and a single mating could produce a large number of progenies. So there was a clear differentiation of the sexes, male and female flies, and easily distinguishable. And also it has many types of heredity. जैसे ये देखिए ड्रोसोफिला है मेलानोगास्टर, ये देखिए मेल है फीमेल है, clearly distinguished characters, they can be seen with the lower microscope studied also. I hope it is clear. This is part 1 of this chapter. Second part again I'll deal in the next video. Any doubt anywhere you can ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again we will meet in the next video of the second part of it. Thank you.